दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे घमंडी राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने ही घमंड में चूर होकर वह किसी की औकात कुछ भी नहीं समझता था। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि वह कैसे अपनी ही पत्नी रानी को 5 जूते उसके सिर पर सुबह को और शाम को मारने के लिए कहता था और कैसे उसने दूसरे राजा के यहाँ जाकर नौकरी करी और कैसे उसकी वही रानी उसको छुड़ा कर लाई। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने समय की बात है। सुंदर नगर राज्य के राजा भीम सिंह बड़े ही उदार स्वभाव वाले थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी और प्रजा भी उनसे खुश रहती थी। लेकिन उनका एक ही पुत्र था, बहुत अहंकारी और बहुत घमंडी राजकुमार भूप सिंह। जब वह बड़ा हुआ तो देश विदेश से उसकी शादी के लिए निमंत्रण आने लगे। जब भी कोई प्रस्ताव या टीका लेकर आता था तो वह उनसे एक अजीब सी शर्त रखता था, जिससे वे लोग वहां से नाराज होकर चले जाते। वह कहता था कि मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जो मेरी पैर की जूती 5 जूती सुबह को और 5 जूती शाम को अपने सिर पर खाए। उसकी इस शर्त से राजा भीम सिंह बड़े ही दुखी रहते थे। वह रानी से कहते कि कौन सा राजा ऐसा होगा जो अपनी पुत्री को बिना गलती के ही पिटवाएगा। रानी भी इसी गम में उदास रहती थी। किंतु उनके एक ही पुत्र था, वंश आगे चलने के लिए उसकी शादी तो जरूर करनी थी। इसलिए उन्होंने नाई और ब्राह्मण को बुलाया और उन्हें एक पत्र दिया, जिसमें लिखा था कि मैं सुंदर नगर का राजा भीम सिंह अपने पुत्र राजकुमार भूप सिंह की शादी के लिए ये पत्र उन सभी राजाओं के लिए भेज रहा हूँ जो अपनी पुत्री का विवाह करने के इच्छुक हैं। किंतु राजकुमार की एक शर्त है कि जो भी लड़की 5 जूती सुबह और शाम को अपने सिर पर खाए तो उसी से राजकुमार भूप सिंह विवाह करेंगे। इस चिट्ठी पर उन्होंने राजसी मुहर लगाकर उन दोनों को दे दी। दोस्तों, पहले राजा लोग नाई और ब्राह्मण को ही टीका लेकर भेजा करते थे, यानी कि चिट्ठी या पत्र लेकर। अब क्या था, ना चाहते हुए भी वे दोनों वहां से टीका लेकर चल दिए। वे जिस राजा के पास जाते वो उन्हें धक्का देकर राज्य से बाहर निकलवा देता। भला कौन माँ बाप होंगे जो अपनी बच्ची को बिना गलती के सुबह और शाम को पिटवाएगा। वाह जी वाह, क्या शर्त लेकर आए हैं, बाहर करो इन्हें हमारी नजरों के सामने से। बेचारे दोनों दूर दूर तक बड़े और छोटे राजा के पास गए, लेकिन किसी ने उन्हें रुकने तक नहीं दिया। पानी पिलाने की तो दूर की बात है। घूमते घूमते उन्हें कई दिन बीत गए। वे भी थक चुके थे और दोनों आपस में सलाह करके बोले कि हम इतने सारे राज्यों में गए, ये टीका किसी ने नहीं लिया। अब और ज्यादा दूर घूमने से कोई फायदा नहीं है, इसलिए अब हमें भी अपने घर चलना चाहिए। कोई भी राजा राजकुमार की शर्त को मंजूर नहीं करेगा। तभी उन्होंने वापस चलने का मन बनाया तो उन्हें दूर से पास में एक नगर दिखा। उन्होंने सोचा चलते चलते एक बार यहाँ भी हो चलें। बेचारे गर्मी धूप में वे घूमते ही फिर रहे थे। वहां जाकर दरबान से बोले, भैया हमें राजा साहब से मिलना है, क्या आप हमारा संदेश उन तक पहुंचा सकते हो। दरबान राजा के पास गए और फिर राजा ने उन्हें बुलाया और उनके आने का कारण पूछा। उन्होंने सारा वृतांत राजा को सुना दिया और अपने राजा की चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। राजा ने मंत्री से वो चिट्ठी पढ़वाई और उन सभी राजाओं की तरह उसे भी गुस्सा आ गया और उन्हें वहां से जाने के लिए कहा। लेकिन राजकुमारी ये सब बातें खिड़की से सुन रही थी। उसने कहा, पिताजी आप इन दोनों को ऐसे मत भेजिए, इनसे ये टीका ले लीजिए, मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी। राजा को बड़ा सोच हुआ और बोले, बेटी हमने तुमको बड़े लाड़ प्यार से पाला है, हम अपने जीते जी तुमको नरक में कैसे भेज सकते हैं। ऐसा पाप हमसे नहीं होगा। किंतु राजकुमारी भी अड़ गई और बोली कि पिताजी अब मैं भी सिर्फ उसी राजकुमार से विवाह करना चाहती हूँ। मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि ऐसा क्या है उस राजकुमार में जो कि उसने ऐसी शर्त रखी है।
बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी तो राजा ने उनसे टीका ले लिया और विश्राम गृह में भेजकर खाना खिलवाया। अगले दिन राजा ने नाई और ब्राह्मण को सोने की 5-5 अशर्फी देकर कहा, अब तुम जाओ और अपने राजा से कहो कि अच्छा सा दिन निकलवा कर हमें बारात आने की तिथि से अवगत करा दे। दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जिससे हम भी आप लोगों से नाराज हैं। हम इतनी मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। कमेंट बॉक्स में भी अपनी राय जरूर लिखें ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो फिर आगे क्या होता है दोस्तों, नाई और ब्राह्मण अपने राज्य में आकर राजा भीम सिंह को सारी बातें बता देते हैं। राजा ने भी खुश होकर उन्हें 5-5 सोने की अशर्फी दे दी। कुछ ही दिन में राजकुमार दुल्हा बनकर बारात लेकर राजनगर में जाते हैं। वहां उनका राजा रतन सिंह के द्वारा बारात का भव्य स्वागत होता है। बड़ी धूमधाम से उनका विवाह संपन्न हुआ। राजा रतन सिंह ने दहेज में बहुत सारा सामान दिया, कई रथ में अनाज और सोने चांदी का सामान भरवा दिया, हाथी और घोड़े भी दहेज में दिए। विवाह के पश्चात वे अपनी नगरी सुंदर नगर में लौट आए। आते ही राजकुमार भूप सिंह पहले ही दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया और अपने पैरनी से जूती निकालकर राजकुमारी सोमवती के सिर पर मारने के लिए तैयार हो गया। राजकुमारी सोमवती ने कहा, आप ये क्या कर रहे हैं? भूप सिंह बोला कि मैं शर्त के अनुसार 5 जूती सुबह और शाम को मारूंगा। ये देखते ही रानी सोमवती ने जवाब दिया कि तुम अभी मुझे बिल्कुल भी एक भी जूती नहीं मार सकते, क्योंकि अभी तो मैंने आपके घर में भी प्रवेश नहीं किया है और न ही मैंने आपका कुछ खाया है। अभी तो मेरे पिताजी से मिला अन्न और धन आपके और मेरे पास है। मैंने अभी तो आपका नमक भी नहीं खाया है। इसलिए आप जब अपनी कमाई का अन्न और धन मुझे इस्तेमाल करने को देंगे तभी आप 5 की बजाय 10 जूती मार लेना। यह बात सुनकर वह कुछ लज्जित हुआ और बोला, कोई बात नहीं, हम सुबह को देखेंगे, कहकर वहां से चला गया। अगले दिन वह अपनी शर्त के अनुसार सुबह को जूती लेकर चला आया और बोला, अब तो तुमने हमारा ही अन्न खाया है, इसलिए तैयार हो जाओ, मैं तो मारूंगा जरूर। रानी सोमवती बड़े प्यार से कहती है, जरूर मारना, लेकिन मुझे ये बताओ कि मैंने जो खाया है वो तुमने कितनी मेहनत करके कमाया है? अभी तो मैंने अपने सास ससुर का ही खाया है। इस पर वह फिर से शर्मिंदा हुआ और कहा कि मैं अपनी ही मेहनत से कमा कर लाऊंगा, तुम्हें खाने को दूंगा, तब तो मुझे कोई नहीं रोकेगा। रानी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, पहले अपनी मेहनत से कमा कर लाओ, फिर जो मर्जी हो करना। राजकुमार भूप सिंह को गुस्सा आया और वह राजा भीम सिंह के पास जाकर बोला, पिताजी मैं बाहर परदेश कमाने के लिए जा रहा हूँ। पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ, किंतु वह सारी बात समझ गए और कहा, ठीक है, लेकिन होशियारी से जाना, बाहर अकल काम आती है, गुस्सा या आवेश में आकर कोई काम ठीक से नहीं होता। 4 सैनिक लेकर वह वहां से कमाने के लिए दूर के राज्यों में निकल गया, क्योंकि आसपास में तो सब उसे जानते थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। अपने सैनिकों से कहा कि देखो, आसपास में कहीं पानी हो तो ढूंढ कर बताओ, बहुत जोर से प्यास लगी है। तभी कुछ दूर उनको एक बगीचा दिखाई दिया और उसमें कुआं भी था। पहले राजा बगीचे में पानी के लिए कुआं खुदवाया करते थे। अब जैसे ही पानी के लिए कुएं के पास गए तो उन्हें आश्चर्य हुआ और राजकुमार को भी कुएं के पास बुलाया तो वहां का नजारा देखकर उन सभी को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा कि चक्की का एक पार्ट कुएं के अंदर बिना किसी सहारे के हवा में एक जगह पर बीचों बीच में स्थिर है। वहां उन्होंने माली को बुलाया और उससे पूछा, ये क्या आश्चर्य है, हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। माली ने भी इसके बारे में जानने से इनकार कर दिया। तो वह अपने सैनिकों को लेकर वहां के राजा महेंद्र सिंह के पास गया और प्रश्न किया कि राजा साहब, हमने आपके बगीचे में जो कुआं है उसमें एक रहस्य की बात देखी है। इस पर राजा ने कहा, क्या देखा आपने? उस कुएं में एक चक्की का पैट बीचों बीच हवा में लटका हुआ है। भूप सिंह ने कहा, ऐसा तो हमारे बगीचे में कुछ भी नहीं है,
अगर ऐसा होता तो हमें जरूर पता होता। राजा साहब, स्वयं मैंने और मेरे इन सैनिकों ने इस कुएं में अपनी आंखों से देखा है। तब राजा महेंद्र सिंह ने कहा कि तब तो हम भी उसका देखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक शर्त होगी। अगर ऐसा कोई आश्चर्य वहां देखने को नहीं मिला तो तुम पांचों को मेरा गुलाम बनना होगा, जो मैं कहूँगा वही करोगे। और यदि ऐसा हुआ तो हम अपनी इकलौती पुत्री का विवाह तुम्हारे साथ कर देंगे और सारा राजपाट भी तुम्हें दे देंगे। राजकुमार बड़ा खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि भगवान मेरे ऊपर कितना मेहरबान है। अब तो रानी सोमवती को 5 जूती मारने से कोई भी नहीं रोक सकता। तभी राजा ने पीलवान से अपना हाथी सजाने को कहा। हाथी को सजाने में कुछ तो देर लगेगी ही। राजा ने अपने सैनिकों को इशारा किया और वो चले गए। अब कुछ देर में हाथी सज गया और उस पर बैठकर राजा और वे सभी बगीचे की तरफ चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि जैसा उनसे बताया था ऐसा कुछ भी उस कुएं में नहीं है। राजकुमार भूप सिंह और उसके सैनिकों के होश उड़ गए। अभी कुछ देर पहले ही इस कुएं में हमने एक चक्की का पाट हवा में लटका हुआ देखा था। राजा ने कहा कि इस तरह हमें बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो और शर्त के अनुसार हमारे गुलाम हो जाओ। उन पांचों को जहां पर कई सारे राजकुमार गुलाम काम कर रहे थे ले जाया गया और काम पर लगा दिया। उसी राज्य में एक बहुत प्रतिष्ठित और धनी जो राजा का मित्र था, वह तेल का व्यापार करता था, राजा के पास शतरंज खेलने के लिए आया। शतरंज खेलते हुए उसने कहा कि मित्र, मेरे पास इस समय काम कुछ ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए एक नौकर चाहिए था, बस इतनी सी बात। राजा ने कहा, कल 5 नए गुलाम बनाए हैं, उन्हीं में से एक को ले जाना। राजकुमार देखने में हट्टा कट्टा था ही, वह उसी को अपनी साथ में ले गया और उसे कोल्हू में ले जाकर काम पर लगा दिया। वह कुछ अक्कड़ स्वभाव का था और कसाई की तरह व्यवहार करता था। कभी कभी तो उसको खाना भी नहीं देता था और देता भी था तो बहुत कम। उसको कई महीने वहीं पर काम करते हुए बीत गए। उसके कपड़े भी काले स्याह तेल में हो गए थे, दाढ़ी मूंछ भी बहुत बड़ी हो गई। अब वह पहले से काफी दुबला हो गया। कई महीने बीत जाने के बाद उसने सोचा, मैं तो यहाँ बिना मौत के ही मर जाऊंगा, यहाँ से कैसे निकला जाए। फिर कुछ सोचकर उसने 2 चिट्ठी लिखी, एक अपने पिता के लिए और एक अपनी पत्नी के लिए। दोस्तों, चिट्ठी में जो उसने लिखा उसे बताने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन हमें मजबूती मिल जाएगी ऐसी ही ज्ञानवर्धक कहानी लाने के लिए। तो जो चिट्ठी उसने अपने पिताजी के लिए लिखी उसमें लिखा, पिताजी आपको सादर प्रणाम। मैं यहाँ बल्लभगढ़ में हूँ और एक तेली की कूल्हाड़ में हूँ। यहाँ पेट भर खाना भी नहीं मिलता, ऊपर से काम बहुत ज्यादा लेता है और कुछ ही दिनों में परलोक सिधार जाऊंगा। मैं यहाँ पर बहुत कमजोर हो गया हूँ। आप मुझे यहाँ से निकाल कर ले जाओ, नहीं तो कुछ ही दिनों में मेरा काम तमाम हो ही जाएगा। मुझे बचाना हो तो बचा लो। आपका पुत्र भूप सिंह। और दूसरी चिट्ठी जो अपनी पत्नी के लिए लिखी उसमें लिखा, रानी सोमवती, मैं कुछ ही दिनों में घर वापस आने वाला हूँ। मैंने बहुत सारा धन कमा लिया है और तैयार रहना अपने सिर पर 5 जूती सुबह और शाम को खाने के लिए। अब उसने वे दोनों चिट्ठी जो उसको खाना देने के लिए आता था उसके आगे हाथ जोड़कर उसके पैरों में पड़कर उसे चिट्ठी पहुंचाने के लिए तैयार कर लिया। कुछ ही दिनों में चिट्ठी राजघराने में पहुंच गई। लेकिन संयोग से ऐसा हुआ कि जो चिट्ठी राजा के पास जानी थी वह उसकी पत्नी सोमवती के पास पहुंच गई और सोमवती वाली चिट्ठी राजा भीम सिंह के पास पहुंच गई। चिट्ठी पढ़कर राजा भीम सिंह बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि मेरे पुत्र ने बहुत धन कमा लिया है, तभी उसने बहू के लिए ऐसा लिख कर भेजा है। और दूसरी चिट्ठी उसकी पत्नी रानी सोमवती ने पढ़ी तो उसके होश उड़ गए। वह चिट्ठी लेकर राजा भीम सिंह के पास उसी समय गई और बोली, पिताजी आपके पुत्र बहुत बड़े संकट में हैं, उन्हें आपकी सहायता की बहुत जरूरत है, इसलिए आप उनके पास जाइए और उन्हें सकुशल वापस घर ले आइए। राजा को सोमवती की बात पर विश्वास नहीं आया और कहा, मेरा पुत्र बिल्कुल कुशल से है।
और वो आते ही तुम्हारे सिर पर 5 जूती मारेगा। सोमवती ने वह चिट्ठी जो उसके हाथ में थी राजा को दे दी और कहा, आप इसको पढ़िए। पढ़कर राजा बहुत दुखी हुए, क्योंकि उनकी राज महेंद्र सिंह से बहुत पुरानी शत्रुता थी। अब वे बूढ़े हो चले थे और सैन्य ताकत भी बहुत कमजोर हो गई थी। रानी सोमवती ने कहा, पिताजी, यदि आपको डर लग रहा है तो ठीक है, आप मुझे कुछ सैनिक दीजिए, मैं जाकर उन्हें लेकर आऊंगी। रानी सोमवती ने मर्दों वाला भेष बदल लिया और शस्त्र भी अपने साथ ले लिए। कुछ सैनिकों को लेकर वह अपने पति की रक्षा के लिए निकल गई। वह उसी रास्ते से जा रही थी। बहुत दूर चलने के बाद उसको प्यास लगी और उसने भी पानी की तलाश की। उसी बगीचे में उसने उस कुएं को देखा जिसमें पानी के ऊपर हवा में एक चक्की का पाट लटक रहा है। उसे देखकर वह तुरंत समझ गई कि जरूर यहीं पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसने अपने सैनिकों से कहा कि तुम सब चारों दिशा में जाओ और पता लगाओ कि इस कुएं में आने के लिए कोई रास्ता या कोई सुरंग तो नहीं है। सैनिक चारों दिशा में गए और उन सभी सुरंग के बारे में पता लगा लिया जो उस कुएं की तरफ आती थी। रानी सोमवती ने हर सुरंग के पास 2-2 सैनिक छुप जाने को कहा और उन्हें सतर्क किया कि जो कोई भी व्यक्ति सुरंग के पास दिखाई भी दे तो उसको जिंदा मत छोड़ना, तुरंत मार देना। उन्हें इस तरह बताकर वह राजा महेंद्र सिंह के पास पहुंच गई और उसने कहा कि राजा साहब, हमने आपके बगीचे में कुएं के अंदर एक चक्की का पाट हवा में लटका हुआ देखा है। हमें बहुत हैरत है कि यह कैसे संभव है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। क्योंकि रानी सोमवती मर्दाने भेष में थी, इसलिए उसे कोई भी पहचान नहीं पाया। राजा ने कहा कि ऐसा हमारे बगीचे में कुछ भी नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो। यदि तुम्हारी बात सच साबित हुई तो हम तुम्हारे साथ अपनी इकलौती पुत्री का विवाह कर देंगे और अपना सारा का सारा राज्य भी तुम्हें सौंप देंगे। और यदि तुम्हारा कहने के अनुसार ऐसा नहीं मिला तो तुम्हें हमारा गुलाम बनना पड़ेगा, यही हमारी शर्त है। रानी सोमवती ने शर्त मान ली। राजा ने अपने पीलवान से हाथी सजाने को कहा। मौका पाकर राजा महेंद्र सिंह ने अपने सैनिकों से इशारा करके कहा, जाओ और अपना काम पूरा करो। जैसे ही वे सुरंग के दरवाजे के पास आए तो रानी सोमवती के सैनिक जो छुपे हुए थे निकलकर उनका वहीं पर काम तमाम कर दिया, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ा। उधर राजा हाथी सजवाकर उसके ऊपर सवार होकर सभी लोगों के साथ अपने बगीचे की ओर बढ़ गया। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि चक्की का एक पाट कुएं में हवा में लटका हुआ है। उसे अपने सैनिकों पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन अब कर भी क्या सकता था। उसने अपने मन में विचार किया कि यह राजकुमार तो वास्तव में बहुत ही तीव्र बुद्धि वाला है। अपनी ही शर्त के अनुसार उसने अपनी पुत्री से राजकुमार का विवाह करने को कहा तो सोमवती ने कहा कि हमारे यहाँ फेरे तलवार की साथ में फेरे जाते हैं, यही हमारा क्षत्रिय धर्म है, क्योंकि तलवार तो उसके पति की ही थी। अब राजा भी क्या करे, जब रिवाज है तो अपनी पुत्री के फेरे उसकी तलवार से फिरवा दिए और राज्याभिषेक भी तलवार से ही करवा दिया। विवाह के बाद राजकुमारी सोमवती जो मर्दाने यानी कि राजकुमार के भेष में थी शहर घूमने निकल गई, लेकिन राजकुमार भूप सिंह कहीं भी नजर नहीं आए। तो लौटकर राजा महेंद्र सिंह से कहा कि हम पूरे शहर की दावत करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि सभी के सभी नगरवासी यहीं पर खाने के लिए आए, घर के लिए खाना किसी के लिए भी नहीं जाएगा। यह सुनकर राजा ने समस्त शहर में राजकुमारी की शादी की दावत का ऐलान करवा दिया। सारे शहर की दावत सुनकर भूप सिंह बहुत खुश हुआ। सोचा आज भर पेट खाने को मिलेगा। जिस समय लोग खाना खा रहे थे राजकुमार बने हुए सोमवती की निगाहें भूप सिंह को खोज रही थी। कुछ देर बाद वह आता हुआ दिखाई दिया। अरे ये क्या हुलिया बना रखा है, अपना कपड़े काले स्याह, दाढ़ी मूछ बहुत बड़ी बड़ी और नाखून भी बहुत बड़े थे। उसने उसे पहचान लिया था। एक नौकर को भेजकर उसे अपने पास बुलाया और कड़क आवाज में कहा, कितना पलीद आदमी है, कब से नहीं नहाया है। भूप सिंह कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था, उसे बहुत जोर की भूख लगी थी। वह हाथ जोड़कर बोला, मालिक पहले कुछ खा लूं, फिर नहा धोकर साफ सफाई कर लूंगा। रानी सोमवती ने कड़क कर डांटते हुए कहा,
नहीं, ऐसे खाना नहीं मिलेगा। भूप सिंह मानो मार ही गया, उसको भूख सता रही थी। नाई को बुलाकर पहले उसकी हजामत बनवाई, फिर नहलाकर साफ कपड़े पहनने को दिए। जल्दी से कपड़े पहनकर वह खाने के लिए बैठ गया। उधर सोमवती ने उसके सारे दाढ़ी मूंछ के बाल और कपड़े छुपाकर अपने पास रख लिए। उसके पास जाकर बोली, क्या काम करते हो? उसने खाने के चक्कर में कुछ सुना नहीं। राजकुमार बने हुए रानी सोमवती ने खाना परोसने वाले से भूप सिंह के खाने में नमक और ज्यादा डलवा दिया, लेकिन उसको वह भी बहुत स्वाद लग रहा था। पेट भर खाने के बाद उसे बस कुल्ला कर सके इतना ही पानी दिया गया। फिर रन सोमवती ने कहा, अब तुम हमारे पास ही रहोगे, हम तुम्हें पहले ज्यादा मुनाफा देंगे। भूप सिंह ने सोचा कि उस कसाई तेली से तो यही अच्छा है, लेकिन अगर मुझसे कोई गलती हुई तो ये राजकुमार पता नहीं क्या दंड देगा। फिर भी उसने यही बेहतर समझा और हाँ में सिर हिला दिया। रात का समय हो चला तो सोमवती ने कहा, अब तुम्हें हमारे साथ हमारे कमरे में चलना है और हमारे रक्षक बनकर ऐसे ही पूरी रात खड़े रहना है। दोस्तों, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बार बार याद दिला रहे हैं, आपकी कृपा हो जाएगी। खाने में ज्यादा नमक होने के कारण उसको बहुत प्यास सताने लगी। अब वह पानी की खोज में इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। उसे कुछ बर्तन दिखाई दिए, शायद इनमें से किसी में पानी हो। रानी सोमवती सोने का बहाना करके सब कुछ देख रही थी। वह दबे पांव धीरे धीरे चलकर बर्तनों के पास पहुंचा। जैसे ही उसने बर्तन को छुआ तो राजकुमार ने कड़क कर कहा, क्या कर रहे हो वहाँ? क्या कर रहे हो? तुम्हें जिस काम पर लगाया गया है, यहाँ खड़े होकर चुपचाप वही काम करते रहो। राजकुमार की डांट सुनकर वह डर गया और चुपचाप आकर खड़ा हो गया। धीरे धीरे रात बढ़ती गई तो उसकी प्यास भी उतनी ही भड़कती गई। अब उससे रहा नहीं जा रहा था। वह फिर से धीरे धीरे उन बर्तनों के पास पहुंच गया और फिर बर्तन खड़क गए। राजकुमार झल्लाते हुए उठा, क्या बीमारी है तुमको? भूप सिंह हाथ जोड़कर खड़ा होकर बोला, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है मालिक, मुझसे रहा नहीं जा सकता, इसलिए मुझसे ये गुस्ताखी हुई है मालिक साहब। तो ये बात भी कह नहीं सकते हो? एक नौकर से पानी मंगवाकर उसे पिलाया। अगले दिन राजकुमार के भेष में ही रानी सोमवती ने राजा महेंद्र सिंह से अपने राज्य जाने के लिए कहा और फिर कुछ दिनों के बाद लौटकर आने का वादा किया। कई सारे रथ और हाथी घोड़े और दहेज का बहुत सा सामान के साथ राजकुमारी की डोली चलने के लिए तैयार हो गई। साथ में भूप सिंह को भी ले लिया। अब रानी सोमवती हाथ में तलवार लेकर आगे आगे चल रही थी। थोड़ी दूर जब उनका राज्य रह गया तब उसने उनसे सभी लश्कर को आराम करने को कहा और वहां से चुपचाप जाकर अपने महल में चली गई और अपने असली वेशभूषा में आ गई। उधर जब भूप सिंह ने देखा कि हमारे राज्य की सीमा बस थोड़ी दूर है और राजकुमार का भी पता नहीं कहाँ चला गया, तो वह सोचने लगा कि क्यों ना इन सबको मैं अपने यहाँ ले जाऊं। अब वो शेर बनने लगा और हर किसी पर अकड़ने लगा। तलवार लेकर सबसे आगे जाकर बोला कि सब के सब मेरी साथ मेरे पीछे चलो, कोई भी कान हिलाने की कोशिश मत करना, ये मेरा ही राज्य है। अब डर के मारे सारा लश्कर उसके पीछे चल दिया। वह ढोल नगाड़ा बजवाकर बड़ा खुश होकर अपने महल में पहुंचा और राजकुमारी की डोली भी उतार दी। नगरवासी उसकी जय जयकार करने लगे। वह फूल कर गरगस हो रहा था और दरवाजे पर खड़ी सोमवती को घूरे जा रहा था। वह उसके पास जाकर अपने पैर में से जूती निकाल कर खड़ा हो गया और बोला, अब देखो मैं कितना सब कुछ लेकर आया हूँ, अब तैयार हो जाओ जूती खाने के लिए। जैसे ही वह आगे बढ़ा, रानी सोमवती ने जो उसके कपड़े और दाढ़ी मूंछ के बाल की पोटली छुपा रखी थी वह खोलकर उसे दिखा दी। उसको देखकर वह बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो गया और पूछने लगा, ये तुम्हारे पास कैसे आई? फिर रानी सोमवती ने उसकी चिट्ठी आने से लेकर अब तक की सारी बातें बता दी। राजकुमार भूप सिंह रानी सोमवती से माफी मांगने लगा और उसे माफ कर दिया। उसने कहा कि राजा महेंद्र सिंह के राज्य में उनकी बेटी उसकी हकदार रहेगी और मैं यहाँ की। सभी खुश हो गए।
दोस्तों, यदि आपको ये किस्सा कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाते रहें। Please like, share और subscribe my channel.